price by book value, which is the fourth point. Price by book value. Let us try to understand what do you mean by price by book value. पहले book value की बात कर लेते हैं. What do you mean by book value? तो book value का अलग अलग नाम ले सकते हैं. Net assets of a company या फिर net worth of a company, और कई लोग इसको बोल सकते हैं equity of a company. तो अगर आपने इक्विटी सुना हो तो बेसिक अकाउंटिंग 101 में आपने समझा होगा कभी शायद कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या आपको इस इक्वेशन को आपने इस नाम से भी सुना होगा दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. अगर आप कभी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको दिखेगा टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. ये ऐसा भी बोल सकते हैं जो इक्विटी होती है ये शेयर होल्डर का पैसा है. इक्विटी मतलब हमारा शेयर कितना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है. मेरा पैसा कितना डला हुआ है वो कितना होगा ऑल एसेट्स. अगर मैं आज अपनी कंपनी बंद कर दूं और सारे एसेट्स को बेच दूं, सारे एसेट्स को अगर बेच दूं तो जो पैसा आएगा वो किसका है, मेरी कंपनी है तो मेरा पैसा है. लेकिन ये मेरे को तब मिलेगा जब मैं सारी लायबिलिटीज पे कर दूं. तो हम भी जब शेयर होल्डर होते हैं, अगर जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं और वो कंपनी को अगर बंद करना है तो हमें क्या मिलने वाला है, उस कंपनी को जब हम सेल करेंगे लिक्विडेट करेंगे तो उससे जितना भी पैसा आएगा उस पैसे वो हो गया हमारा एसेट को बेच के जो पैसा आया. एसेट को बेच के जो पैसा आया उसमें से सारी लायबिलिटीज पूरी करने के बाद जो बचा दैट इज इक्विटी ऑफ अ कंपनी. अभी कंपनी को वैल्यू या इक्विटी ऑफ अ कंपनी या नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी या नेट एसेट्स, ये तीनों एक ही चीज है जिसको हम बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी. ये बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं. तो अभी किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के दो तरीके हैं. एक तरीका है कि हम उसकी वैल्यू चेक करें, उसकी अर्निंग के हिसाब से उसके ऊपर कुछ प्राइस भरें, मतलब जो कंपनी 1 करोड़ कमाती है 2 करोड़ कमाती है उसके लिए कितना प्राइस. और दूसरा तरीका है उसका प्राइस जो है हम उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से दें या नेट एसेट्स के हिसाब से दें. जैसे समझते हैं हमारी कंपनी है जो ट्रेन करती है लोगों को हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, और हमारा जितना भी काम होता है जो क्लासरूम का काम होता है वो सेमिनार हॉल्स में होता है. तो हमारे कोई ऑफिस में काम नहीं होता, वो सेमिनार हॉल्स हम रेंट पे लेते हैं. हम बाय नहीं करते सेमिनार हॉल्स को, रेंट पे लेते हैं. जब लोग आते हैं तो काम होता है वरना कोई काम नहीं होता. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत कम लोग जानते हैं हमारा ऑफिस कहाँ है, क्योंकि हमारा ऑफिस नाम की ऐसी कोई खास पर्टिकुलर जगह हमारी है नहीं, क्योंकि हमारे इसमें सब जो भी काम होता है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से पूरा होता है. तो बेसिकली हम जब दिल्ली में काम कर रहे होते हैं तो सेमिनार हॉल रेंट पे ले रहे होते हैं और वही काम होता है. हमारा जो कस्टमर है कभी भी हमारे ऑफिस में नहीं आता. अगर वो हमारे ऑफिस में नहीं आता तो हम हमेशा बोलते हैं हमें ऑफिस की कोई जरूरत है ही नहीं. तो हमारा ऑफिस बेसिकली एक बेसमेंट होगा और बेसमेंट में कुछ चीजें पड़ी होंगी, वही हमारा ऑफिस होगा. तो कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो फ्रंट एंड ऑफिस हमारा होगा. अगर आप मेरी कंपनी को वैल्यू करना चाहते हैं तो आप वैल्यू कैसे करेंगे, तो वैल्यू करने के दो तरीके हैं. पहला वैल्यू करने का तरीका है कि आप बोले कि वरुण की अगर मैंने कंपनी खरीद ली तो वरुण की कंपनी के सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे. लेकिन वो एसेट्स तब आपको मिलेंगे जब आप पहले लायबिलिटी क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे. तो समझिए आप मेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं तो आपने सोचा देखते हैं वरुण की कंपनी के क्या क्या एसेट्स हैं. आप हमारे ऑफिस पहुंचे, वो बेसमेंट की जो ऑफिस है वो भी रेंट पे है, वो भी हमारा खुद का नहीं है. तो अगर आप समझिए आप उस बेसमेंट में पहुंचे और वहां जाके आपने देखा कि क्या एसेट है, तो सिर्फ कुछ सेकंड हैंड फर्नीचर पड़ा था मान लीजिए. अब वो सेकंड हैंड फर्नीचर को बेचने के शायद आपको 20-25 हजार रुपए या इजी करने के लिए नंबर ले लेते हैं, सिर्फ 50 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, जिसमें पुराने कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कोई सेकंड हैंड फर्नीचर भी हो सकता है. तो ये 50,000 का हमारा एसेट है. लेकिन अगर आपने मेरी कंपनी खरीद ली तो मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी का ही अकाउंट है. तो मान लेते हैं हमारी कंपनी में हमेशा अकाउंट में पैसे भी कुछ लिमिटेड ही रहेंगे, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो मान लेते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए का है, मतलब हमारे अकाउंट में हमेशा 10 लाख रुपए पड़े रहते हैं, क्योंकि एक महीने का बैचेस चालू करने के लिए हमारा 10 लाख का खर्चा आता है और उसमें हम बैचेस चालू करते हैं. और मान लीजिए हम 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो खर्चा कितना होता है हमारा 10 लाख. तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है मान लेते हैं कितना है 5 लाख रुपए पर मंथ. लेकिन आपने बोला वो तो अर्निंग है, तो अर्निंग से हम कंपनी का प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे. अभी हम बुक वैल्यू से कंपनी का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं. आपने बोला मुझे अर्निंग से मतलब नहीं है, मेरे को तो इस 50,000 से मतलब है जो एसेट्स हैं, और इस 10 लाख से मतलब है जो मेरा जो भी एसेट है बट वो मेरा वर्किंग कैपिटल अकाउंट में. तो अगर आपने मेरी पूरी कंपनी खरीदी तो आपको 10 लाख प्लस 50,000 रुपए मिलेंगे. और इसमें से आपको पहले क्या पे करनी पड़ेगी, लायबिलिटीज. अगर कोई भी मैंने लोन लिया हुआ है, लायबिलिटीज है, तो वो चुकाना पड़ेगा, और वो चुका के जो पैसा मिलेगा वो आपको 10.5 लाख रुपया मिलेगा. मान लीजिए हमारी लायबिलिटीज जो है वो 0 है और एसेट 10.5 लाख है. तो अगर आपने मेरी कंपनी खरीदी तो आपके जो नेट एसेट्स हैं वो 10.5 लाख के हैं. तो द बुक वैल्यू नेट एसेट ऑफ माय कंपनी से 10.5 लाख. इफ इट इज 10.5 लाख तो आप उसके लिए प्राइस कितना भरेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि आप प्राइस कितना भरेंगे अगर मेरी नेट एसेट 10.5 लाख की है. तो मोस्ट प्रॉब्ली आप बोलेंगे अगर 10.5 लाख रुपए के एसेट हैं तो मैं भी चाहूं तो वो एसेट खरीद सकता हूं, कितने रुपए खर्च कर सकता हूं. जो बैंक में 10 लाख पड़े हैं वो आप खुद अपने 10 लाख डाल दीजिए, जो 50,000 का फर्नीचर पड़ा है वो आप 50,000 खर्च करके खरीद लीजिए. तो आप बोलेंगे कि अगर बुक वैल्यू 10.5 लाख की है तो मेरे को तेरी कंपनी खरीदने पे सिर्फ 10.5 लाख रुपए मिल रहे हैं. अगर मान लेते हैं और कुछ ब्रांड नहीं है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप बोलेंगे मैं पैसा भी कितने भरूंगा, मैक्सिमम 10.5 लाख. क्योंकि अगर आप मेरे से 12 लाख मांगेंगे, 15 लाख मांगेंगे, 30 लाख मांगेंगे तो मैं बोलूंगा 30 लाख रुपए का मैं आपको दूंगा और सामान 10.5 लाख का मिलेगा. तो एक तरीका है कि बुक वैल्यू के हिसाब से मैं प्राइस दूं. और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप प्राइस देने की सोच रहे हैं तो आप बोलेंगे एसेट्स तो 10.5 लाख है और मुझे कंपनी का कुछ ब्रांड नेम भी मिल जाएगा, जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स है, रेफरल है. तो आपने बोला ठीक है उसके ऊपर मैं कुछ प्रीमियम दे दूंगा. तो जनरली हमेशा लोग बुक वैल्यू के ऊपर कुछ प्रीमियम देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू.
अगर किसी भी कंपनी की प्राइस शेयर का 100 रुपए है और बुक वैल्यू भी शेयर की 100 रुपए है, एक शेयर की बुक वैल्यू 100 कैसे होगी? टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज है और प्राइस भी 100 रुपीज है, तो इसका मतलब प्राइस बाय बुक वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर किसी कंपनी की प्राइस बाय बुक वैल्यू 1 हो तो हमको क्या समझना चाहिए कि हमको 1 रुपए लगा के 1 रुपए का सामान मिल रहा है, प्लस कंपनी का जो बिजनेस है, जो कंपनी का ब्रांड है या रेफरल है, वो भी हमको एक्स्ट्रा अलग से मिल रहा है। और यहाँ पर आप बोलना स्टार्ट करेंगे कि मेरे को शायद कंपनी सस्ती मिल रही है। कभी कभी प्राइस बाय बुक वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, प्राइस इज 150 एंड बुक वैल्यू इज 100, तो इसका मतलब आप 1.5 टाइम्स उसकी बुक वैल्यू भर रहे हैं। अगर आप 1.5 टाइम्स उसकी बुक वैल्यू भर रहे हैं तो आप क्या सोच के भर रहे हैं कि 100 रुपए का नेट एसेट तो मेरे को मिल रहा है, मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जो मेरी अर्निंग बढ़ेगी वो तभी हो सकती है जब मैं ये कंपनी खरीदता हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी खरीदता हूँ, अपनी कंपनी बनाता हूँ, तो शायद उतनी अर्निंग होने वाली नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का ब्रांड है। तो याद रखिए, जो भी कंपनीज B2B में होती है, जो भी कंपनीज B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में होती है, जहां पे ब्रांड कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता क्योंकि कंज्यूमर नहीं है, वहां पे एक्चुअली बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रादर देन द अर्निंग्स। बट क्या मेरी कंपनी को आप अर्निंग्स पे वैल्यू करना चाहिए आपको या बुक वैल्यू पे करना चाहिए? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बुक वैल्यू 10.5 लाख ये भी लेते हैं, तो क्या 10.5 लाख रुपए लगा के क्या आप हर महीने 5 लाख रुपए कमा पाएंगे? जो हमारी कंपनी का समझिए मान लीजिए नेट प्रॉफिट है, तो क्या आप हर महीने 5 लाख कमा पाएंगे? अगर आप वो हर महीने 5 लाख नहीं कमा पा रहे, तो इसका मतलब वो एसेट अगर आपने बना लिए तो आप 5 लाख नहीं कमा सकते। ये आपको तभी 5 लाख मिल सकते हैं जब आपने वरुण की कंपनी खरीदी, वरुण के एसेट सारे आपके हो जाएं और वरुण की कंपनी का B2C काम है। B2C मतलब हमारे घर बहुत लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं मेरे को वरुण से पढ़ना है, या वो EIFS को जानते हैं, या हमारे रेफरल्स हैं क्योंकि बहुत लोग हमसे पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आपको फायदा तभी हो रहा है जब आप मेरी कंपनी का ब्रांड खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो है मेरे नेट एसेट्स कितने हैं, और एक है कि मेरी कंपनी खरीदने की वजह से आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो कंपनी को वैल्यू करने के दो तरीके हैं, एक है कि हम उसका प्राइस दें उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से, और दूसरा है उसको हम प्राइस दें उसकी अर्निंग के हिसाब से। अब वरुण की कंपनी की बुक वैल्यू 10.5 लाख की है, तो उसके हिसाब से प्राइस दें, या ये सोचें कि वो महीने का 5 लाख रुपए कमाता है तो साल का वो 60 लाख रुपया कमाता है। अगर वो 60 लाख रुपया पर ईयर कमाता है तो उस चीज का प्राइस कितना होना चाहिए? तो मैं कुछ ऐसा सोचना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं वरुण की कंपनी खरीद लेता हूं और मान लीजिए बिजनेस वैसा का वैसा ही चलते रहता है, क्योंकि वरुण का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वरुण ने बेसिकली कंपनी बना दी और अब लोग आ रहे हैं, वरुण एज इंस्ट्रक्टर को भूल जाइए, या वो सेम इंस्ट्रक्टर आपको सेम मिल जाएगा उतने ही पैसे भर के जितना वरुण सैलरी ले रहा था। अगर वरुण की कंपनी 60 लाख रुपए कमा रही है और मैंने ये कंपनी खरीदी, तो कल से 60 लाख रुपए मेरे को मिलने चालू हो जाएंगे। तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि ये 60 लाख रुपए की मैं कितने रुपए भरूं। तो ऐसा सोचिए, अगर आपको 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको 60 लाख रुपीस का इंटरेस्ट चाहिए हर साल के एंड, तो उसके लिए आपको करीब करीब 10 करोड़ रुपए प्रिंसिपल भरना पड़ेगा, बैंक में डालना पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ रुपए प्रिंसिपल भरते हैं तो 6% के हिसाब से आपको 60 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर बैंक में 10 करोड़ डालते हैं तो 60 लाख मिलते हैं, और अगर आप वरुण की कंपनी भी 10 करोड़ खरीद लेते हैं, 10 करोड़ में खरीद लेते हैं, तो 60 लाख मिलते हैं। बट वरुण की कंपनी का ये 60 लाख फ्यूचर में क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है, जबकि ये 60 लाख जो बैंक का इंटरेस्ट है वो सेम का सेम ही रहेगा। अगर वो 60 लाख का इंटरेस्ट सेम ही सेम रहेगा और यहाँ पे 60 लाख बढ़ने वाला है वरुण की कंपनी का, और दोनों की वैल्यू 10 करोड़ है, तो आप डेफिनेटली कंपनी खरीदेंगे। तो कंपनी को हल्का सा आप क्या देंगे बैंक के हिसाब से? प्रीमियम, क्योंकि बैंक में 60 लाख कमाने के लिए 10 करोड़ भरने पड़ते हैं। तो वरुण की कंपनी अगर 60 लाख कमा रही है तो शायद आप 15 करोड़ भर देंगे इस 60 लाख के लिए, या आप 20 करोड़ भर देंगे, आप प्रीमियम पे करेंगे एक्स्ट्रा। ये 4-5 करोड़ का 10 करोड़ का प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में अर्निंग क्या हो सकती है, या आपको लगता है फ्यूचर में अर्निंग क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो एक तरीका है आप मेरी कंपनी की वैल्यू लगाइए 10.5 लाख रुपए एसेट के हिसाब से, एक तरीका है आप मेरी कंपनी की वैल्यू निकालिए 60 लाख रुपए साल के प्रॉफिट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से मैं मैक्सिमम, अगर कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है, अगर कोई कंपनी का ब्रांड नहीं है और 10.5 लाख रुपए का सेम रुपया आप खर्चा करके आप भी सेम बिजनेस कर सकते हैं, तो आप कभी भी 10.5 लाख रुपए से ऊपर तो बनने वाले है ही नहीं, क्योंकि कल से आपने 10.5 लाख के एसेट खरीदे, 10.5 लाख भरे और बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। अगर ऐसा है और वरुण की कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसके एसेट की वैल्यू है, तो फिर तो आपको सोचना चाहिए कि वरुण को प्रीमियम क्यों पे करें? 10.5 लाख में या तो वो अपने एसेट मेरे को बेचते, या मैं खुद ही जाके मार्केट में 10.5 लाख के एसेट खरीद लेता हूं। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि 10.5 लाख के एसेट खरीद के आप नहीं कमा पाएंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वरुण को कितना प्राइस दें एज कंपेयर टू वो कितना कमाता है। तो कंपनी को वैल्यू करने के दो तरीके हैं, बुक पे या अर्निंग पे। बुक्स पे उनको वैल्यू करते हैं जो B2B है, जिसमें ब्रांड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोल्ड ड्रिंक इससे पी रहा है या इससे पी रहा है। अगर कोल्ड ड्रिंक एक कमोडिटी बन जाए, जैसे चौक एक कमोडिटी है, चाहे वो इस कंपनी का हो या दूसरी कंपनी का हो, तो आप भी उतना ही नेट एसेट्स डाल के आप भी चौक बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग कोका कोला की ही कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो अगर आप उतना खर्चा कर भी दें जितना कोका कोला ने खर्चा किया है, तो भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है। क्योंकि उस केस में वो B2C है, कंज्यूमर बोल रहा है मुझे कोका कोला पीना है। तो लेकिन ऐसा भी देख समझिए ऑयल एंड गैस फील्ड है। अगर जब आप ऑयल लेने जाते हैं या पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, तो क्या आप बोलते हैं मेरे को ONGC का ही देना या मेरे को IOCL की रिफाइनरी का ही ऑयल देना? ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से ऑयल आ रहा है। तो अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अपने फील्ड बेच रही है, तो आप उसको सिर्फ एसेट पे वैल्यू करेंगे, उसके ब्रांड पे वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन कंज्यूमर कंपनी जो होती है, जहां पे ब्रांड बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है, जैसे किंडर जॉय की फैक्ट्री लगाने में कितना खर्चा होगा? रिलेटिवली काफी कम, या उतना ही खर्चा जितना किंडर जॉय ने अपनी फैक्ट्री में किया है, सेम उतने ही एसेट का खर्चा करके क्या आप वापस किंडर जॉय जितना हर साल पैसा कमा सकते हैं? कमा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आपको किंडर जॉय को उसकी एसेट के हिसाब से नहीं, उसकी अर्निंग के हिसाब से करना चाहिए।
बट उसी तरीके से चौक की कंपनी को जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, तो B2B बस चौक देता है और बाकी लोग उस पे अपना ब्रांड लगा के बेचते हैं, तो वहां पे आपको बोलना चाहिए कि इसको अर्निंग के हिसाब से नहीं, इसको बुक्स के हिसाब से या नेट एसेट के हिसाब से चेक करना चाहिए। अब इसको बुक वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वरुण की कंपनी के छोटी कंपनी को तो आप जाके बड़े आराम से जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, देख सकते हैं कितने के एसेट है, कितने की लायबिलिटी है, और एसेट माइनस लायबिलिटी करके उसकी बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी की क्या आप जाके ऑफिस जाके चेक कर सकते हैं कितने एसेट है? तो वो हमको कभी दिख नहीं सकते, इसलिए हम बुक्स पे देखते हैं, बैलेंस शीट पे देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑन द बुक्स minus value of all liabilities on the book, मतलब book value of assets and book value of liabilities, all assets on book value minus all liabilities on books, all assets on book minus all liabilities on books, ये जो नंबर होगा वो आपका होगा book value of a company, या जिसको आप बोलते हैं equity of a company या net worth of a company। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू में सीखने वाली ये चीज है कि कई कंपनीज को बुक्स पे वैल्यू जिनको करना है और कुछ कंपनीज को हमको अर्निंग पे वैल्यू करना है। जिसमें ब्रांड ज्यादा है, कंज्यूमर बोलता है मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी का ही चाहिए, वहां पे आपको अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट एसेट्स कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां पे कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी का है, वहां पे एक्चुअली बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और समझिए आप शर्ट बना रहे हैं और बाकी नाइकी, एडिडास ये लोग आपसे शर्ट खरीद रहे हैं और अपना स्टैंप लगा के, अपना लोगो लगा के उसको बेच रहे हैं, तो एडिडास की वैल्यू कंज्यूमर के दिमाग में है, लेकिन शर्ट तो है, तो एडिडास आपसे ले या किसी और से ले, उसको अपना क्या लगाना है, लोगो लगाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो शर्ट बना रही है उसका क्योंकि कोई लोगो नहीं है, वो B2B है, तो वैसा ही बिजनेस अगर आपको करना है, तो जैसे उसने अपनी वर्कशॉप बनाई है, सेटअप बनाई है, उतना पैसा खर्च करके शायद आप भी वैसी ही शर्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बुक से देखें, ना कि अर्निंग से। क्योंकि अगर उसके एसेट्स 1 करोड़ के हैं और वो आपसे 100 करोड़ मांगे, तो आपको क्या बोलना चाहिए कि 100 करोड़ अगर देनी होते तो उससे अच्छा मैं 1 करोड़ खुद ही लगा के यही सेम बिजनेस चालू कर देता, क्योंकि कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। तो अभी हमको ये देखना है कि अब जिन कंपनीज को हमको प्राइस बाय बुक वैल्यू पे वैल्यू करना होता है, जैसे जो बहुत ही इंजीनियरिंग कंपनीज वगैरह B2B बिजनेस में, वहां पर हमको प्राइस बाय बुक वैल्यू देखनी है। और कितनी प्राइस बाय बुक वैल्यू तो चल जाता है, जनरली आप बोलते हैं प्राइस बाय बुक वैल्यू अगर 1.5, 1.6, 1.7 से नीचे हो तो मतलब ये हॉरिबली एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि बुक्स ही 100 रुपए, बुक की वैल्यू ही 100 है, तो प्राइस 100 रुपए आपको भरना ही था, क्योंकि वो तो एसेट की वैल्यू है। और एक्स्ट्रा 50 रुपए क्यों भर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं 100 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो उसका कुछ एग्जीक्यूशन रिस्क है, होगा कि नहीं होगा, कुछ ब्रांड होगी। तो जहां पर हम बोलते हैं जहां पर बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्राइस बाय बुक वैल्यू हम 1.5 से कम रखने की कोशिश करते हैं। और जहां पे अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्राइस बाय बुक वैल्यू देखने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन कौन सी चीजों में प्राइस बाय बुक वैल्यू देखनी नहीं चाहिए? जैसे FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आटा, कोका कोला, मैगी, यहाँ पे आप मैगी कंपनी को कभी भी मैगी की फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी है, एसेट की कॉस्ट कितनी है, उससे वैल्यू नहीं कर सकते। उसकी ब्रांड की बहुत वैल्यू है, तो आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो कस्टमर माइंड शेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर उसको बुक वैल्यू से मेजर नहीं करना चाहिए। वैसे ही IT कंपनीज का मेन एसेट क्या होता है? लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज। बट ह्यूमन रिसोर्सेज क्या बैलेंस शीट पे दिख रहे होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप उसको बुक से देखेंगे तो बुक से वो इतना ज्यादा लॉजिक नहीं बनता IT कंपनीज को मेजर करने का। अधिकतर इन सब कंपनीज को हम प्राइस बाय अर्निंग से ज्यादा वैल्यू करते हैं, या प्राइस बाय फ्री कैश फ्लो, जो हम बाद में सीखेंगे फ्री कैश फ्लो क्या होता है, उससे वैल्यू करते हैं रादर देन प्राइस बाय बुक वैल्यू। लेकिन समझिए ONGC जैसी कंपनी को या भारती जैसी कंपनी भी, इनफैक्ट भारती में भी इवन दो बहुत जबरदस्त मोट है और आप शायद भारती जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी कर लें तो भी शायद कस्टमर स्टिकीनेस की वजह से कस्टमर शिफ्ट ना हो, जो जियो के केस में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर आप सेम जियो उतना ही खर्चा करते जितना भारती ने किया है, एक्जैक्टली वैसी सर्विस दे दे, तो ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर ने कसम खा रखी है कि वो भारती से ही लेते रहेगा। तो भारती के केस में भी बस वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को रेप्लिकेट करना उतने बड़े स्केल का मुश्किल हो गया है। बट अगर कोई कर दे तो ऐसा नहीं कस्टमर जा नहीं सकता, स्टिकीनेस है क्योंकि कॉस्ट लो है, बट फिर भी भारती भी एसेट प्ले ज्यादा है, ONGC एसेट प्ले ज्यादा है। तो इन सब चीजों में आपको शायद प्राइस बाय बुक वैल्यू देखनी चाहिए। बट अगेन भारती एयरटेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूरी नहीं है कि उसको आप प्राइस बाय बुक वैल्यू पे करें, क्योंकि जैसे हमने बोला सेम खर्चा अगर भारती का कर भी देता है जियो, तो भी कस्टमर 200 रुपए बचाने के लिए अपना कनेक्शन बंद करके जियो के पास चले जाए, उसके चांसेस कम है। बट अगर मान लेते हैं सारे लोग रैशनल है और कभी भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर वहां पे प्राइस बाय बुक वैल्यू भारती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रादर देन प्राइस बाय अर्निंग। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कर ली है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया है कि बिजनेस में मोट होना चाहिए। फिर हमने बोला मोट अगर है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस पे खरीदेंगे, हम P/E देखेंगे। P/E अगर 20 से नीचे है तो ग्रोथ देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर P/E 20 से ऊपर है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम खरीदेंगे ही नहीं, हम कुछ और चेक करेंगे जिसको हम बोलते हैं पेग रेशियो। फिर हम देखेंगे P/E रेशियो अगर हम ज्यादा भर रहे हैं तो क्या ग्रोथ रेट जो फ्यूचर में होने वाली है वो इतनी फास्ट है कि हायर प्रीमियम को जस्टिफाई करती है। फिर चौथी चीज हम देखेंगे प्राइस बाय बुक वैल्यू, लेकिन प्राइस बाय बुक वैल्यू उन्हीं चीजों में देखेंगे जहां कंज्यूमर के दिमाग में है कि वो इस कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। आप अगर बता दें और दूसरे ब्रांड से बेचे तो वो खरीदने वाला नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट जो आ जाता है हमारे लिए, फिफ्थ पॉइंट जो आ जाता है वो है डेट बाय इक्विटी। तो अगर कोई कंपनी ग्रेट है जिसमें मोट है, P/E ठीक है या पेग रेशियो ठीक है, प्राइस बाय बुक वैल्यू भी ठीक है, तो ग्रेट कंपनी जनरली गड़बड़ कहां करती है? तो उसके लिए हम टॉपिक बात कर रहे हैं डेट बाय इक्विटी। तो डेट बाय इक्विटी समझते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो ग्रेट कंपनी जनरली कोलैप्स कैसे करती है? कुछ ज्यादा हायर डेट ले लेती है। तो वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगे बार-बार बोलते हैं, हम जब सक्सेसफुल छोटे प्लेयर्स थे तो हम ये देखते थे कि लोग सक्सेसफुल कैसे बने। अब क्योंकि हम बड़े बन गए हैं, अब हम रोज पढ़ते हैं कि बड़े-बड़े एम्पायर्स कोलैप्स कैसे हुए। तो
वो बार बार बोलता है हमने बहुत सारे बिजनेसेस को स्टडी किया और चेक किया कि ये बिजनेसेस कोलैप्स कैसे हुए, और जब चेक किया ये बिजनेसेस कैसे कोलैप्स हुए तो चार्ली मुंगर बार बार जोक में बोलता है कि हमने देखा देयर आर टू एल्स, लिकर एंड लीवरेज। द टू एल्स, लिकर एंड लीवरेज मतलब एक वो बोल रहा है, लिकर मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि लोग ड्रग्स में चले गए या बेसिकली ऐसी कोई आदत में चले गए जहां पे उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर्स को कोलैप्स कर दिया, और लीवरेज की वो बात कर रहा है मतलब डेट, मतलब वो बोलता है 99% केसेस में हमने देखा है बड़े बड़े एम्पायर्स जो है वो या तो लिकर या लीवरेज की वजह से कोलैप्स हुए। अगर हम लिकर को जो पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें तो बाकी जो पॉइंट वो बोल रहा है लीवरेज, वो बोलता है बड़े बड़े एम्पायर्स जब कोलैप्स हुए हैं तो अधिकतर देखा गया है वो इसीलिए कोलैप्स हुए हैं कि उन्होंने इतना डेट ले लिया है जिस दिन बिजनेस स्लो हुआ वो सस्टेन नहीं कर पाए और वो क्या कर गए, कोलैप्स कर गए। तो पहले तो समझते हैं डेट इतना ल्यूक्रेटिव क्यों होता है, लोग डेट उठाते ही क्यों। तो अधिकतर बिजनेसमैन बोलते हैं हम डेट इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। तो कैसे फास्ट ग्रो करते हैं, पहले डेट यूज करके या लोन लेके, वो समझते हैं। तो समझिए मेरे पास 100 रुपए, खुद के 100 रुपए, और मैंने 100 रुपए से बिजनेस चालू किया और वो बिजनेस मेरे को 20 रुपए कमा के देता है, मतलब 100 रुपए लगाए, एक साल के एंड में वो 120 हो गए, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरी नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम 20 रुपीज, बट मेरी इक्विटी कितनी है, मैंने अपना पैसा कितना डाला था, इक्विटी मतलब मेरा पैसा, इक्विटी में लोन नहीं आता, डेट नहीं आता, मेरा पैसा, मैंने कितना पैसा डाला था 100 रुपए। तो मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम बोल देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है 20%। लेकिन यही अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं 100 रुपए डालूं और 100 रुपए अपने खुद के डालूं और 900 रुपए का क्या ले लूं, लोन, मतलब डेट उठा लूं और लीवरेज ले लूं, और 100 रुपए खुद के मेरी इक्विटी है, टोटल मेरे पास पैसा कितना हो गया 1000 रुपीज, और इस 1000 रुपीज पे मैं 20% कमाऊं, सेम आरओई। तो अगर मैं 20% कमाऊं, सेम आरओई नहीं बोलना चाहिए, सेम रिटर्न, 20% कमाऊं तो मैं 1000 रुपए के ऊपर कितना कमाऊंगा 200 रुपए। लेकिन इस 200 में से मुझे पहले क्या चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट, ये 900 रुपए जो लोन लिया है, मान लेते हैं इजी करने के लिए, तो इंटरेस्ट कितना है 900 रुपए का 10-11% के हिसाब से 100 रुपए, तो 200 में से 100 रुपए में क्या चुकाऊंगा, इंटरेस्ट, बचेंगे कितने मेरे पास 100 रुपए। तो मेरे पास 100 रुपए प्रॉफिट बच गया और मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1000 का, लेकिन इसमें से 900 रुपए तो डेट था, तो मेरी इक्विटी कितनी थी, इक्विटी 100 ही थी। तो मतलब मैंने अपना खुद का 100 रुपए डाला, 900 रुपए लोन लिया, 1000 में 200 कमाए, 200 के में से मैंने 100 रुपए क्या दे दिया, मैंने इंटरेस्ट दे दिया, मेरे पास एज अ कंपनी का शेयर होल्डर या कंपनी का ओनर 100 रुपए बचे, और 100 रुपए कमाने के लिए मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट कितना किया था, सिर्फ 100। तो मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल तो 1000 पे अभी भी 20% ही कमा रहा हूं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी मेरी 100% हो गई है कि मेरा पैसा सिर्फ 100 लगा हुआ था। इसका मतलब अगर आप अपना खुद का पैसा डालें तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका पैसा जितना डाला 100 वो 120 ही बनेगा, लेकिन अगर आप डेट ले लें तो 100 रुपया एक साल के एंड में कितना बन जाएगा 200। और अब अगर किसी के पास 200 रुपए बन गया है साल के एंड में, तो अब वो 1800 रुपए रख रहा हूं मैं, 100 रुपए पे 900 लोन लिया था, 200 पे 1800 लोन लूंगा, तो मेरे पास कितना कैपिटल हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए पे 20% कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा 400। इस 400 में से मैं 200 रुपए क्या चुका दूंगा, इंटरेस्ट, तो 200 रुपए इंटरेस्ट चुका दिया, बचा कितना मेरे पास 200, और इस 200 मैंने रुपए कमाए और मेरा खुद का पैसा कितना डाला हुआ था स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में 200 रुपए, तो बेसिकली मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी वापस कितनी होगी 100। इसका मतलब मैंने 100 से स्टार्ट किया, अगर मैं 1:9 का डेट बाय इक्विटी रेशियो रख लेता हूं, मतलब डेट 9 टाइम्स रख लेता हूं, तो इवन तो मेरी कंपनी को प्रॉफिट 20% ही हुआ, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैंने क्या ली हुई थी, लीवरेज ली हुई थी। तो मेरा 100 रुपए 200 बन गया, फिर 200 रुपए 400 बन गया, फिर 400 रुपए 800 बढ़ गया, बार बार मेरी इक्विटी 100% से बढ़ती जा रही है। और अगर कोई 100% से अपनी इक्विटी बढ़ाते रहता है बिजनेस में एवरी ईयर, तो उसके रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और वो रिजल्ट्स क्या है, जैसे कोई जो अधिकतर बिल्डर्स आप देखते हैं जो बहुत ज्यादा जिन लोगों ने पैसा कमाया, तो 1 करोड़ रुपया खुद का था, 9 करोड़ रुपए क्या उठा लिया लीवरेज, तो साल के एंड में ये 1 करोड़ कितना बन गया 2 करोड़, फिर 2 करोड़ पे मैंने क्या किया 18 करोड़ क्या उठा लिया लोन, फिर ये 2 करोड़ कितना बन गया 4 करोड़, फिर 4 करोड़ 8 करोड़। अगर ये 100% से बढ़ते रहता है एवरी ईयर, तो 10 साल में 1 करोड़ 100% से बढ़ के करीब करीब अगर 100% से बढ़ रहा है तो वो करीब करीब 1024 करोड़ का इक्विटी बन जाती है। तो ये बड़े बड़े बिल्डर्स जो आपने देखे हैं वो ऐसे ही बड़े बनते हैं। लेकिन डेट की प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हमने बात करी डेट की, अच्छी बात क्या है कि इससे आप ग्रो फास्टर करते हैं, लेकिन हर एक आदमी ये फास्टर ग्रो करने के चक्कर में भूल जाता है कि डेट की एक बैंकरप्सी कॉस्ट होती है। और वो बैंकरप्सी कॉस्ट क्या है, मेरे खुद के 100 रुपए के ऊपर मैंने 900 रुपए लोन लिया, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और 1000 रुपए पे मैं 20% कमा रहा हूं, लेकिन किसी दिन गलती से मेरा बिजनेस स्लो हो गया और मैं 10% ही कमा रहा हूं, तो मैंने 1000 रुपए कितना कमाया 100, और 100 रुपए तो मेरे को क्या देना है इंटरेस्ट। अगर मैंने 100 रुपए इंटरेस्ट दे दिया तो मेरे पास बचा कितना 0। और कभी कभी बिजनेस ज्यादा स्लो हो जाए और 1000 रुपए में प्रॉफिट कमाना बंद कर दूं क्योंकि एकदम से सेल क्या हो गई है डाउन, क्योंकि बिजनेस एकदम से इकोनॉमिक साइकिल क्या हो चुकी है टर्न हो चुकी है, और अगर मैं 0 कमाऊं और 0 कमाने के बाद भी मेरे को 100 रुपए क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो मेरे में -100 चल जाऊंगा। तो बेसिकली मेरी अर्निंग बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे को इंटरेस्ट तो चुकाना ही है। अब इंटरेस्ट चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हो सकता है उसके लिए मैं एसेट बेचूं, लेकिन मेरे टोटल एसेट ही 100 के हैं और डेट कितना हो चुका है, इतना ज्यादा हो गया है कि अगर मैं पूरी कंपनी बेच दूं तो भी मेरे को पैसा, मैं डेट चुका नहीं पाऊंगा और मेरी पूरी कंपनी क्या हो जाएगी बैंक कोलैप्स। तो सारे शेयर होल्डर का पैसा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 याद रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं डेट हुआ तो क्या हुआ, ग्रो भी क्या कर सकता है फास्टर, लेकिन हमने रूल नंबर 1 में ये सीखा है कि कोई भी कंपनी कितना ही ज्यादा रिटर्न क्यों ना दे रही हो, बट उसमें क्या होने का चांस होगा 0, तो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं। तो कई लोग बोलते हैं फिर तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छी कंपनी पे जिन्हें डेट लेके फास्ट ग्रो कर रही है। तो वॉरेन बफेट बार बार बोलता है हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स नहीं है, हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। हम ज्यादा बढ़ने की नहीं सोचते, हम कैपिटल प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप खुद एक बिजनेसमैन, तो एज अ बिजनेसमैन भी आपको क्या सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए
क्या हमको इतना लोन लेना चाहिए ग्रो करने के चक्कर में कि कहीं बिजनेस अगर स्लो हो जाए तो हम कोलैप्स ही हो जाए? तो कई लोगों को अपना डेट बाय इक्विटी लगातार मॉनिटर करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट वैसे तो बोलता है ग्रेट कंपनीज का डेट जीरो ही होगा, क्योंकि ग्रेट कंपनीज कभी डेट लोन लेना नहीं पड़ता उनको ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट उनकी कंपनीज हर साल एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट करती हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं और सारा एक्सपेंशन भी खुद ही स्पॉन्सर खुद ही एक्चुअली फंड कर देती है। तो उनको बाहर से पैसे की जरूरत नहीं पड़ती और फंड करने के बाद भी पैसा क्या होता है, बचता है। ग्रेट कंपनी तो वही है जो इतना पैसा जनरेट करे कि आपके फ्यूचर के जो एक्सपेंशन के जो गोल्स हैं वो भी उसी पैसे से पूरे हो जाए और कभी डेट हो ही ना। और अगर डेट ना हो तो खास बात क्या है, अगर एक स्लो डाउन आता भी है तो आपकी कभी कंपनी बंद होने वाली ही नहीं है। तो ये हमारे रूल नंबर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कंपनी की डेट बाय इक्विटी इतनी ज्यादा है कि अगर बिजनेस स्लो हुआ या कल सुबह अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया या कल सुबह बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया या कल सुबह कोई बहुत बड़ा स्कैम खुला और पूरी दुनिया एकदम से कोलैप्स हुई या कल सुबह पॉलिटिकल मेजॉरिटी खत्म हो गई, कुछ भी कल सुबह हो जाए जिसकी वजह से अर्निंग्स बंद हो सकती है और अगर अर्निंग्स बंद हो गई और डेट ज्यादा होगा तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए हमको कंपनी हमेशा वही चूज करनी है तो हमेशा लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स में हमेशा अपना डेट क्या रखते हैं, इतना मैनेजेबल रखता है कि किसी भी दिन अगर प्रॉब्लम आई होती तो वो बच जाता। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कल सुबह प्रॉब्लम होने वाली है, तो याद रखिए जिस भी दिन प्रॉब्लम आएगी वो बता के नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ही रेडी रहना है कि अर्थक्वेक आएगा। जैसे जब आप घर बनाते हैं तो क्या ये सोच के बनाते हैं कि अभी तक अर्थक्वेक नहीं आया तो इतना बड़ा तो क्या होगा? तो अर्थक्वेक बनाते हुए हम ये सोच के बनाते हैं कि कल सुबह अर्थक्वेक आ सकता है। तो यही अच्छी कंपनी होती है। लेकिन वॉरेन बफेट बोलता है किसी कंपनी का अगर डेट बाय इक्विटी थोड़ा ज्यादा है भी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए लास्ट 10 साल में और धीरे 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 वो अपना डेट खत्म करते जा रही है, तो भी हमको डेट बाय इक्विटी 0.5 से क्या चाहिए, कम। अगर डेट बाय इक्विटी 0.5 से ज्यादा है, 1, 2, 2.5 के आसपास आ रही है, तो अगर बिजनेस स्लो हुआ तो सडनली आपका पूरी कंपनी भी बेच देंगे तो भी आप लोन चुका नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्वार्टरली, ईयरली, हर क्वार्टर में देखते रहें कि हमने जो कंपनी खरीदी है क्या उनका डेट बाय इक्विटी स्ट्रक्चर एकदम से इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा कि हम अगर बिजनेस स्लो हो तो हम कोलैप्स हो जाए। तो अब हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना दिए हैं। पहला पैरामीटर हमने बोला कि हमको देखना था पी बाय ई कितनी है। दूसरा पैरामीटर हमने बोला कि प्राइस बाय बुक वैल्यू मोड देखने से पहले, फिर पेग रेशियो की बात करी, फिर हमने डेट बाय इक्विटी की बात करी। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये करने वाले हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, क्या होती है और कैसे इनकम स्टेटमेंट देख के पता लगाया जाए कि ये कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो बिजनेस मॉडल कैसे समझें और कैसे स्क्रीन करके पता करें कि ये कंपनी में करना है कि नहीं। वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे रीड करते हैं और कैसे समझते हैं। तो याद रखिए ये जो हम सीख रहे हैं ये सिर्फ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेट बाय इक्विटी, अपनी इनकम स्टेटमेंट देखना, समझना और डेट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनकम स्टेटमेंट कैसे